हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है प्रपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। हम अपने आज की इस कक्षा में हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ हैं ये पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए, हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ, एक होता है आपके व्याकरण शिक्षण, उसके लिए अलग होगी। गद्य शिक्षण के लिए अलग होगी। पद्य शिक्षण या फिर कविता शिक्षण के नाम से जानते हैं, इसके लिए अलग आपकी शिक्षण विधियाँ होगी। साथ ही में रचना शिक्षण के लिए भी अलग आपकी प्रमुख रूप से शिक्षण विधियाँ होगी। साथ में अगर हम थोड़ा सा देखें तो इनके अलावा अपने कहानी शिक्षण के लिए भी अलग होगी। नाटक के शिक्षण के लिए भी अलग सी विधियाँ होती हैं। आपकी द्वितीय भाषा होती है जो सेकेंडरी भाषा, जैसे कि अपनी कोई भी दूसरी भाषा मूल भाषा से अलग करके, तो वो सेकेंडरी भाषा सीखने के लिए भी अलग शिक्षण विधिया होगी। और आधुनिक विधियाँ हम प्रमुख रूप से जो अन्य हैं वो देखेंगे। तो चले पहले हम ये वर्गीकरण ही देखते हैं कि व्याकरण शिक्षण के लिए आपकी कौन कौन सी विधियाँ देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत व्याकरण के लिए आपके दो महत्वपूर्ण देखने को मिलता है। एक तो आपके आगमन विधि, कौन सी? आगमन, ठीक है। और आगमन जो ये विधि है, इस आगमन विधि के आपके दो भागों में बांटा जाता है। एक हो गया आपकी प्रयोग विधि और एक हो गया आपके सहयोग विधि। तो आगमन भी दो प्रकार की उसे होगी, एक प्रयोग विधि, एक होगी साथ में कौन सी, सहयोग विधि। और बाद में आता है इसका नंबर किसका, निगमन विधि का। निगमन विधि आपके दो प्रकार की होगी, एक होगी सूत्र विधि, एक होगी आपकी पाठ्य पुस्तक विधि। तो आगमन दो प्रकार की, प्रयोग और एक सहयोग, निगमन, सूत्र और पाठ्य पुस्तक। इसके बाद अगर हम बात करें भाषा जो संसर्ग है, भाषा संसर्ग या फिर अव्याकृत आपकी जो विधि हैं, ये विधि आपके प्रमुख रूप से इसके अंतर्गत ही आपके आती हैं। तो ये तीन विधियाँ इसके अंतर्गत हम देखते हैं, एक आगमन, दूसरी निगमन और तीसरी भाषा आपके संसर्ग, और या फिर हम इसे पढ़ेंगे संसर्ग, अव्याकृत जो विधि है ये आती है इसके अंतर्गत। तो ये कौन सी होगी, व्याकरण के शिक्षण की प्रमुख रूप से विधियाँ हो गई हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, हम बात करें गद्य शिक्षण की। तो गद्य शिक्षण के अंतर्गत आपकी उद्बोधन विधि आती है, अर्थबोध या अर्थ कथन आपके आता है। तो गद्य शिक्षण के अंतर्गत उद्बोधन आता है, साथ में अर्थबोध या अर्थ कथन आता है, व्याख्या विधि आती है। इसके अंतर्गत हम उद्बोधन विधि देखते हैं, अर्थबोध विधि देखते हैं जिसमें अर्थ कथन कहते हैं, या फिर व्याख्यान विधि है, प्रश्नोत्तरी विधि है और समीक्षा विधि है। साथ में विश्लेषण आता है, विश्लेषण के साथ में संश्लेषण भी आता है। विश्लेषण में क्या क्या होता है देखिएगा, विश्लेषण आपके शुरू होता है वाक्य से, विश्लेषण वाक्य से शब्द से वर्ण की तरफ बढ़ने वाली प्रमुख रूप से योजना देखने को मिलती है। और संश्लेषण देखें तो संश्लेषण वर्ण से शुरू होती है और वर्ण से शब्द से वाक्य की तरफ बढ़ती है। हाँ, तो नेक्स्ट अपनी पद्य या कविता शिक्षण के लिए विधियाँ देखें। एक सेकेंड। पद्य या फिर कविता शिक्षण की अपनी विधियाँ, गीत प्रणाली है, नाट्य या अभिनय है, शब्दार्थ कथन या अर्थ कथन है, दंडात्मक विधि है, खंडनात्मक विधि है, खंडात्मक यानी कि प्रश्नोत्तर हो गया, और व्याख्यान विधि है, ठीक है। व्याख्यान विधि है, इस व्याख्यान विधि के अंतर्गत आपकी व्यास विधि आएगी, तुलना विधि आएगी और समीक्षा विधि आएगी इसी अंतर्गत ही, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें रचनात्मक शिक्षण के लिए। तो रचनात्मक शिक्षण के लिए हम देखते हैं अपने प्रश्नोत्तरी विधि है, चित्र वर्णन विधि है, उद्बोधन विधि है, प्रवचन विधि है और प्रवचन विधि के साथ में रूपरेखा विधि है, और स्वाध्याय या मंत्रणा विधि है, निर्देशन विधि है या तर्क है, तर्क के साथ में आपके अनुकरण विधि है, भाषा यंत्र विधि है। इसके अंतर्गत आपके क्या है, प्रमुख रूप से जो रचनात्मक शिक्षण है ये सारे आपके देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, कहानी शिक्षण के अंतर्गत आपके कहानी है। जो कहानी शिक्षण में आपके सबसे पहले आप मौखिक विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चित्र प्रदर्शन के द्वारा कहानी सुना सकते हो, कहानी सीख सकते हो। ठीक उसी प्रकार से अगर नाटक शिक्षण है, इसमें आदर्श नाटक शिक्षण हो जाएगा, अभिनय हो जाएगा। और अभिनय के अंतर्गत आपके यहाँ पर जैसे कक्षान अभिनय हो गया या फिर रंगमंच अभिनय हो गया। वहीं आगे देखें तो व्याख्यान विधि आ गई, इसके अंतर्गत भी आपके और समवाय विधि भी आती है नाटक में। किस प्रकार से चीज़ें हैं वो आगे हम बेहतर और समझेंगे, जब ये सभी चीज़ें हम अलग अलग करके पढ़ लेंगे तब और समझेंगे बेहतर। द्वितीय भाषा के लिए आपकी व्याकरण अनुवाद विधि हो जाएगी। भंडार या फिर परोक्ष जो विधि हैं ये विधि भी इसके अंतर्गत आएगी, या फिर इसे हम अप्रत्यक्ष विधि भी कह सकते हैं। ये सारे नाम एक ही के हैं, ठीक है ना। और प्रत्यक्ष विधि भी देखते हैं इसके अंतर्गत ही, और साथ में संगठनात्मक परख विधि देखते हैं और एक संरचनात्मक या फिर गठन विधि भी देखते हैं।
वहीं अगर आधुनिक विधियाँ अन्य आपके डाल्टन विधि देखेंगे, खेल विधि देखेंगे, बेसिक शिक्षण विधि देखेंगे, वेनिकट विधि देखेंगे, वेनेटिका के साथ में ड्रेकाली देखेंगे, प्रोजेक्ट विधि देखेंगे, ड्रेकाली विधि क्या है सारी उसके भी अंतर्गत विशेषता देखेंगे, अभिकर्मक अनुदेशन विधि देखेंगे, साथ में क्या देखेंगे, भाषा या जो भाषा प्रयोगशाला विधि हैं ये भी इसके अंतर्गत ही हम देखेंगे। तो सारी चीज़ों को विस्तार से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन देखें क्या चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं, अब शिक्षण है और उसके मुख्य उद्देश्य देखते हैं। तो सबसे पहले व्याकरण शिक्षण है। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है? भाषा का शुद्ध ज्ञान करवाना। ऑब्वियसली बात है, भाषा का शुद्ध ज्ञान कराने के लिए हम व्याकरण का ज्ञान करवाते हैं ताकि बच्चा क्या है, भाषा का सही सटीक उपयोग कर सके। गद्य शिक्षण इसलिए करते हैं क्योंकि वो अर्थ को ग्रहण कर सके, अपने आप की अभिव्यक्ति कर सकते, ठीक है ना। और पद्य या कविता शिक्षण इसलिए करते हैं क्योंकि वो रस की अनुभूति कर सके, सौंदर्य अनुभूति कर सके। इसलिए तो पद्य की रचना, कविताओं की रचना की जाती है ताकि आत्मा को आपके एक रस की अनुभूति, सौंदर्य अनुभूति कर सके। कहानी शिक्षण हम करते हैं आपके नीति ज्ञान के प्रदान करने के लिए। देखिएगा, नाटक होता है संस्कार के शिक्षण के लिए। प्रश्न पूछ सकता है कि नाटक किसके लिए होता है, तो संस्कार देने के लिए आपके नाटक शिक्षण किया जाता है। लेकिन नीति का ज्ञान देने के लिए क्या किया जाता है, आपके कहानी शिक्षण करवाया जाता है। किसके लिए? नीति के लिए। किसके लिए? नीति के ज्ञान के लिए, मनोरंजन कराने के लिए भी आपके कहानी शिक्षण का इस्तेमाल किया जाता है। ये दो चीज़ महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है कि नीति ज्ञान प्रदान करने के लिए कहानी है और संस्कार शिक्षण के लिए नाटक है। अनुवाद विधि आपके द्विभाषा ज्ञान कराने के लिए, अनुवाद शिक्षण किसके लिए? द्विभाषा आपकी ज्ञान करवाने के लिए इस्तेमाल में की जाती हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जो व्याकरण शिक्षण है अपना, इस व्याकरण शिक्षण से क्या करते हैं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखो, भाषा का एकदम सही सटीक इस्तेमाल अगर करना है तो आपको व्याकरण की बहुत ज़रूरत होती है। किसी भी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी, संस्कृत, उसके अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर सारी चीज़ें पता करनी हो तो आपको व्याकरण होना आवश्यक है, ज्ञान, ठीक है। तो व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वह शास्त्र जिसमें किसी भाषा के शब्दों के आपके प्रकारों और प्रयोगों के नियमों आदि का निरूपण होता है। तो सीधी सी बात है, वह शास्त्र है व्याकरण जो आपके लैंग्वेज जो किसी भाषा है तो उसके शब्दों के प्रकार हैं, प्रयोग के नियम है, कैसे आप किसी शब्द को किस संदर्भ में किन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको व्याकरण ही सिखाती है। व्याकरण भाषा का अनुगमन करता है, यानी कि व्याकरण है भाषा के पीछे पीछे चलता है, पहले भाषा आती फिर व्याकरण आता है। ऐसा नहीं है कि पहले व्याकरण आया फिर भाषा बनी, ऐसे नहीं चलता। भाषा के पीछे ही व्याकरण चलते हैं, भाषा का व्याकरण होता है, ना कि व्याकरण की भाषा होती है। यह भाषा का अनुगामी है, यानी कि भाषा का अनुगमन करने पीछे चलने वाली, भाषा पहले और व्याकरण बाद में आता है। भाषा का अनुगमन करने के कारण ही इसे अनुशासन की संज्ञा मिलती है, और भाषा के पीछे चलने वाली, भाषा को एक अनुशासनात्मक रूप में रखने वाली चीज़ होने के कारण ही इसे हम क्या कहते हैं, अनुशासन की संज्ञा मिलती है इसे। हिंदी व्याकरण श्री किशोरीदास जो वाजपेयी हुए और महर्षि पतंजलि ने व्याकरण को शब्द अनुशासन कहा। शब्दों का अनुशासन कहकर पुकारते हैं किशोरीदास, वाजपेयी और पतंजलि। अर्थात व्याकरण शब्दों के प्रयोग का अनुशासन है। व्याकरण क्या है? शब्दों के प्रयोग का अनुशासन है। आपको ये सिखाने को, अनुशासन क्या करता है, एक व्यक्ति के जीवन को सार्थकता देता है, उसके सद्विचार सद आचरण को बाहर निकालता है। ठीक उसी प्रकार से व्याकरण ही वह आपकी कोटि होती है जो शब्दों का सही आपको इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है वैसे आपको योग्य बनाती हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो व्याकरण संबंधी नियमों का ज्ञान, व्याकरण वह शास्त्र है जो व्याकरण संबंधी नियमों का ज्ञान और प्रचलित नियमों का आपकी व्याख्या करता है। जो नियम पहले से चले आ रहे हैं उसकी व्याख्या करने के लिए, और साथ में जो नियम, जो व्याकरण संबंधी नियम है उनका ज्ञान कराए, प्रचलित नियमों की व्याख्या करता है। ये सारी चीज़ आपके इसके अंतर्गत ही होती है। व्याकरण की परिभाषा देखें तो व्याकरण की परिभाषा हम देखते हैं ज़ेगर के अनुसार। देखें किसके अनुसार? ज़ेगर महोदय के अनुसार देखते हैं। ज़ेगर महोदय के अनुसार प्रचलित भाषा संबंधित नियमों की व्याख्या ही व्याकरण है। जो प्रचलित भाषा है, कौन सी कोई चलन में भाषा चल रही है, ओके डन, तो प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या, जो प्रचलित भाषा है उससे संबंधित आपके नियम है, उससे संबंधित जो नियमों की व्याख्या है, ये व्याख्या ही क्या है? व्याकरण कहलाती है। ये ज़ेगर महोदय कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु कहते हैं जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध और प्रयोग के नियमों का आपके निरूपण होता है, शब्दों के शुद्ध और प्रयोग के नियमों का आपके निरूपण होता है, वही व्याकरण है। ये कामता प्रसाद गुरु के अनुसार है। साहित्य विद्वान हुए डॉक्टर स्वीट।
व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है। व्याकरण क्या है? भाषा का अपना व्यवहारिक विश्लेषण है। भाषा का विश्लेषण करने के लिए क्या होती है? व्याकरण होती है। ये स्वीट महोदय कहते हैं। कौन कहते हैं? स्वीट महोदय कहते हैं। स्वीट इज स्वीट। व्याकरण शिक्षण का महत्व देखेंगे तो व्याकरण शिक्षण के महत्व में वेदांग 6 है, यानी कि शिक्षा, कल्प, आपके कितने व्याकरण शिक्षण के महत्व देखें तो वेदांग 6 हैं। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, इन वेदांगों में आपके व्याकरण को सबसे प्रमुख माना है। वेदांग है 6, उनमें आपके व्याकरण को क्या सबसे प्रमुख माना है? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त आपके प्रमुख रूप से हैं ही। उनमें व्याकरण क्या सबसे आपके प्रमुख है? व्याकरण को वेद पुरुष का आपके मुख कहा जाता है। व्याकरणम मुख स्मृतम स्मृतम, ये क्या कहा गया है? वेद पुरुष के संज्ञा दी गई है व्याकरण को। व्याकरण भाषा को आपके अव्यवस्थित व उच्छृंखलित यानी कि बिखराव होने से क्या है? बचाती है। व्याकरण शिक्षण की आपकी उपयोगिता देखते हैं। क्या क्या उपयोगिता है कि व्याकरण शिक्षण क्यों आवश्यक है, ये सारी चीज़ें हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो, व्याकरण शिक्षण की उपयोगिता को हम संक्षिप्त में इस प्रकार से मान सकते हैं कि भाषाई तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना। जो भाषा के प्रमुख रूप से जो तत्व होते हैं किसी भी भाषा के, ठीक है, ये भाषा, इस भाषा के सारे तत्व जानने के लिए हम इसके आपके क्या बनेंगे? शास्त्र को समझेंगे। और उसका शास्त्र क्या होता है? व्याकरण होता है। तो वे भाषा के प्रमुख तत्वों की आपके ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या है? व्याकरण पढ़ना आवश्यक है। दूसरी बात कि भाषा की प्रकृति को पहचानना। भाषा की प्रकृति कैसी है, ये भी भाषा के शास्त्र को पढ़ेंगी, और वो भाषा का शास्त्र क्या है? आपके व्याकरण है। तो उसकी क्या है? प्रकृति समझेगी। किसकी? भाषा की प्रकृति समझेगी, ये भी व्याकरण शास्त्र से समझेंगे। अगली बात, अन्य भाषा सीखने में भी व्याकरण आपके सहायक सिद्ध होता है। कोई भी आप भाषा, कोई दूसरी भाषा भी सीख रहे हैं तो भी आपकी क्या व्याकरण काम में आएगी। व्याकरण भाषा का क्या करता है? विश्लेषण करता है। भाषा का विश्लेषण करता है, विश्लेषण करने का काम करता है। क्या करता है? विश्लेषण करने का काम करता है। भाषा का विश्लेषण करने का काम कौन करता है? व्याकरण करता है। ठीक है ना, ये बात याद रखना। भाषा में व्याकरण शिक्षण का स्थान क्या है? भाषा में आपके व्याकरण शिक्षण का स्थान क्या है? कोई भी भाषा है, उन भाषाओं में आपके जो व्याकरण शिक्षण का स्थान क्या रह सकता है? भाषा में व्याकरण शिक्षण को लेकर 3 आपके सिद्धांत या मत प्रचलित हैं। कौन कौन से मत प्रचलित है? देखो, एक है व्याकरण, आपके व्याकरणेतर एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादकों का कहना है कि व्याकरण की शिक्षा आवश्यक है, क्योंकि देखो, व्याकरण की क्या है? ये व्याकरण की शिक्षा आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? बिना व्याकरण पढ़ाए भाषा की शिक्षा नहीं हो सकती। तो जो व्याकरणेतर एक सिद्धांत है, ये सिद्धांत कहता है कि भाई व्याकरण की शिक्षा बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना व्याकरण की आप बिना व्याकरण पढ़ाए आप भाषा की शिक्षा नहीं हो सकती। व्याकरण के द्वारा तर्क, वितर्क, शुद्ध आदि आपकी वृत्तियों और आदतों की शिक्षा प्राप्त होती है। जब व्याकरण की कसौटी पे कोई कस जाता है ना, तो हर बात पे क्या बाल की खाल निकालने की कोशिश करता है। तो वो क्या है? उसके तर्क, वितर्क, शुद्धता पे आपकी वृत्तियाँ और आदत उसकी पड़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके जिसका प्रयोग जीवन के अन्य आपके कार्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है, और अन्य आपकी अगला देखिए, तीसरा, तो मानसिक आपके अनुशासन का उत्तम साधन है। देखो, कोई चीज़ आपके नियमों के रूप में बनता है तो आप उस बंदे पे आप देख सकते हो कि उसमें अनुशासन होगा। अगर वो शब्दों के अंदर ही अनुशासन ढूंढ रहा है तो वो अपने जीवन में अनुशासन कैसे नहीं ढूंढेगा? तो आपके मानसिक अनुशासन का उत्तम साधन है व्याकरण। बात समझ में आई होगी। तो ये व्याकरणेतर एक आपके सिद्धांत कहता है। अव्याकृत सिद्धांत क्या कहता है? तो ये उसका उल्टा कहेगा। व्याकरण की शिक्षा क्या है? अनावश्यक है, इनका प्रतिपादकों का मानना है। क्यों? क्योंकि व्याकरण भाषा का अनुगामी है। भाषा पहले आ चुकी है, ठीक है, भाषा के पीछे पीछे व्याकरण आया। तो जो चीज़ पीछे आ रही है हम उसको क्यों माने? हम तो सीधा अपने व्याकरण को ही मान ले तो बेहतर है ना। ये चीज़ मानता है, क्या चीज़? व्याकरण भाषा की अनुगामी है, पीछे पीछे चल के आ रही है। जो पीछे किसी का चलता है हम उसको क्यों माने? तो भाषा के बाद व्याकरण का जन्म हुआ है, तो भाषा अभ्यास और व्यवहार में आती है, पढ़ने से नहीं। तो व्याकरण चीज़ें सीखने से क्या होगा? भाषा तो अभ्यास और व्यवहार से आएगी। सतत प्रयोग और अभ्यास से आपकी भाषा की शुद्धता का ज्ञान होता है। सतत प्रयोग हैं तथा आपके अभ्यास से भाषा की शुद्धता का ज्ञान होता है। सतत प्रयोग और आपके अभ्यास से क्या है? भाषा की शुद्धता का ज्ञान होता है। सही है ना। व्याकरण भाषा के नियमों तथा उपनियमों का संग्रह मात्र है। तो व्याकरण जो चीज़ है, ये व्याकरण भाषा के नियमों और उपनियमों का क्या है? सिर्फ संग्रह मात्र है। क्या है? संग्रह मात्र है। उसका शिक्षण नीरस और शुष्क है। तो उसका क्या है? नीरस और आपके शुष्क हैं। बालक प्रारंभिक अवस्था में जो भाषा सीखता है वह श्रवण,
अनुकरण और आपके अभ्यास से सीखता है, व्याकरण के द्वारा नहीं। तो बच्चे ये लोग मानते हैं कि भाषा के शिक्षण निरस है, शुष्क है, कोई मतलब का है नहीं, पढ़ने का क्या मतलब है, नियमों और नियमों का तो सिर्फ संग्रह मात्र है, इससे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट तो कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है ना। तो बस श्रवण, अनुकरण और अभ्यास से सीखता है, तो क्यों फालतू की ये झंझट लें। तीसरा है आपके सहयोग सिद्धांत। ये कहता है कि ये प्रतिपादक व्याकरण के सिद्धांतों पर विशेष बल देने की आवश्यकता नहीं है, पर व्याकरण का आपके सर्वदा बहिष्कार भी नहीं किया जा सकता। तो सहयोग आपके प्रमुख रूप से समन्वय स्थापित करने का बात करता है, आपके किसमें है ना, आपके अव्याकृत सिद्धांत और व्याकृत जो आपके व्याकरणातिरेक जो सिद्धांत है, इसके बीच में समन्वय स्थापित सहयोग सिद्धांत के द्वारा होता है। व्याकरण की शिक्षा कब देनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट बात आती है कि ठीक है कि बच्चों को शिक्षण कराए नहीं कराए ये मत तो देखें हमने कि भाषा का शिक्षण, चलो व्याकरण शिक्षण करवा ही रहे हैं, तो व्याकरण का शिक्षण आपके कब होना चाहिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट बनती है। तो इसके लिए आपकी व्याकरण शिक्षा कब देनी चाहिए। भाषा एक क्रियात्मक विषय है, भाषा क्या है, क्रिया के द्वारा सीखी जाएगी, प्रैक्टिकली होगी। तो शुद्ध आदर्श आपके निरंतर प्रयोग और अभ्यास की भाषा सीखने के आधार हैं। तो क्या है, आपके शुद्ध आदर्श और निरंतर प्रयोग और अभ्यास की ही भाषा सीखने के आधार है। इनके बिना आप अभ्यास के बिना हो, चाहे निरंतर प्रयोग के बिना हो, शुद्ध आदर्श के बिना आप सीखने की चेष्टा नहीं कर सकते व्याकरण को। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण को औपचारिक शिक्षा देना उचित नहीं है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर तो बच्चों को हम सही भाषा में बोले तो ककड़े भी नहीं आएंगे, तो काय को ऐसा फालतू का टाइम वेस्ट करोगे उन पर, क्योंकि इस स्तर पर बालकों को मानसिक परिपक्वता है वो नहीं हुई है, और नियमों और परिभाषाओं की विवेचना कर सके, ठीक है ना। तो व्याकरण शिक्षण का आपकी औपचारिक कार्य माध्यमिक स्तर में होना चाहिए। कब होना चाहिए, माध्यमिक स्तर पर। बेसिक कॉमन सेंस आप भी लगा सकते हो, ठीक है ना। आप स्कूल गए थे तो आपको बच्चों आज संधि पढ़ेंगे, बच्चे को तो ककड़े नहीं आ रहे हैं तो प्राथमिक स्तर पर काय को मतलब सेंटर पाल रहे हो। माध्यमिक स्तर पर बच्चा समझ जाता है, किताब पढ़ने सीख जाता है, सारे कौशल विकसित हो जाते हैं। तो अब आओ व्याकरण जो भाषा उसने सीखी है तो उसकी कसौटी पे भी कसो उसे, शुद्ध आप बढ़ाओ उसे, ठीक है ना, समझे। चलिए, प्राथमिक स्तर पर कक्षा 3, 4, 5 में व्याकरण की अनौपचारिक शिक्षा देनी चाहिए। तो यहाँ पर आपकी बेसिक चीज़ें समझा सकते हो, विलोम शब्द क्या है, आप अगर कहते हैं आपकी जो अनौपचारिक शिक्षा है वो 3, 4 आपके 5वीं क्लास में दे सकते हो। 6ठी कक्षा से सामान्य बालक आपकी शुद्ध भाषा का प्रयोग करने लगता है, भाषा प्रयोग की वर्तमान प्रचलित प्रवृत्तियों को समझने योग्य हो जाता है। वह व्याकरण शिक्षण में आपके शिक्षक के द्वारा प्रस्तुत उदाहरण है, उन उदाहरणों को आपकी क्या है विश्लेषण के द्वारा नियम या निष्कर्ष निकालने में भी समर्थ हो जाता है ना। तो इस कारण से व्याकरण की क्या शिक्षा माध्यमिक स्तर पर आपकी नियमित रूप से देनी आवश्यक है। 3री, 4ठी, 5वीं में तो अनौपचारिक आप शुरू कर दो, फिर आप क्या एकदम शुद्धता विकास हो, क्योंकि बच्चा अब समझने लगे, समझदार हो रहा है। तो प्राथमिक स्तर पर बालकों को सम्मुख आपकी शुद्ध भाषा का उदाहरण कर रखना और बालकों के द्वारा उसका अनुकरण व प्रयोग करना ही उपयुक्त विधि है। तो प्राथमिक स्तर पर आप शुद्ध भाषा का उदाहरण रखो, बस शुद्ध उसके सामने बोलो करो, उसके माइंड सेट ऑटोमेटिक उस हिसाब से हो जाएगा कि वो बच्चा व्याकरण को सीखने के लिए आगे तैयार हो जाएगा। व्याकरण शिक्षण के पाठ देखें। व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत 3 प्रकार के पाठ होते हैं। एक है औपचारिक यानी कि सैद्धांतिक व्याकरण पाठ, एक होता है अनौपचारिक जो व्यवहारिक आपके व्याकरण पाठ होता है, एक है प्रासंगिक व्याकरण पाठ। तो देखो, औपचारिक या सैद्धांतिक व्याकरण पाठ है, इसमें विधिवत आपके क्रम पूर्वक व्याकरण के नियमों का ज्ञान करवाया जाता है। तो विधिवत आपके क्रम पूर्वक व्याकरणों का नियमों का ज्ञान करवाना औपचारिक है। और कभी कभी अपने मूड बन गया तो प्रयोग विद्यार्थियों के समक्ष रखे जाते हैं, उन प्रयोगों के आधार पर व्याकरण के आपके नियम जाने अनजाने में आपके सिखाए जाते हैं, तो वो अनौपचारिक या व्यवहारिक हो गया। कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे कि गाय बहुत अच्छी है हमारी, तो पता है आपको कि गाय में क्या है, ये कौन सी है, संज्ञा कौन सी है, तो ये क्या जातिवाचक संज्ञा है। क्यों भाई जातिवाचक संज्ञा क्यों है, देखो तो फिर उसमें संज्ञा के प्रकार बनाने लगते हैं, संज्ञा क्या होते हैं ये बताने लगते हैं। तो ये प्रसंग के अनुसार कर रहे हैं तो अनौपचारिक है, ठीक है ना। क्रमबद्ध अच्छी तरह से आज संज्ञा पढ़ेंगे, नहीं आज हमने वर्णमाला पढ़ी है, कल हम संज्ञा पढ़ेंगे, फिर हम सर्वनाम पढ़ेंगे, फिर विशेषण पढ़ेंगे, ऐसे बढ़ रहे हैं तो वह औपचारिक होगा। प्रासंगिक व्याकरण बिना किसी नियम की जानकारी दिए पाठ्य पुस्तक के पाठ के किसी प्रसंग के में व्याकरण ज्ञान करवाना, तो ठीक है। अनौपचारिक व्यवहारिक हो गया, इसमें विभिन्न प्रकार के आपके प्रयोग विद्यार्थियों के समक्ष रखे जाते हैं, ठीक है, और उन प्रयोगों के आधार पर व्याकरण के नियम जाने अनजाने आपको सिखाए जाते हैं। वहीं प्रासंगिक आपके क्या है, बिना किसी नियम की जानकारी दिए पाठ्य पुस्तक के पाठ के किसी प्रसंग में व्याकरण का ज्ञान कराना, ये क्या कहलाता है आपके, ये कहलाता है प्रासंगिक व्याकरण कहलाता है। तो अनौपचारिक और आपके व्यवहारिक प्रासंगिक व्याकरण बहुत ही आपके निकट स्थिति में आते हैं, वहाँ पर नियम अनजाने में आपके जाने अनजाने में दिए जाते हैं, यहाँ पर आपके पाठ्य पुस्तक में जो भी आता है उसके अंतर्गत दे दिए जाते हैं। पाठ पढ़ाते हुए नवीन शब्दों को व्याकरणिक परिचय किया जाता है, प्रासंगिक व्याकरण कहलाता है। जो हमने कहा जैसे कि
हमने पाठ पढ़ा रहे हैं, पाठ पढ़ाते हुए कुछ चीज़ें आ रही हैं तो उसमें ही हम व्याकरण का ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है ना। प्रारंभिक कक्षाओं में व्यवहारिक अनौपचारिक आपके व्याकरण का अभ्यास कराना चाहिए। माध्यमिक कक्षाओं में आपके सैद्धांतिक या औपचारिक व्याकरण का ध्यान रखना चाहिए। डन है। चलिए, भाषा शिक्षण व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या होना चाहिए। देखो कि व्याकरण शिक्षण कर ही रहे हो तो इसके उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए, ये बात आपको समझनी है। भाषा शिक्षण के आपके प्रमुख रूप से उद्देश्य होना चाहिए कि भाषा के जो तत्व हैं इन तत्वों का आपकी ज्ञान प्राप्त करें। भाषा के जितने भी प्रमुख रूप से तत्व हैं, कैसे भाषा का स्ट्रक्चर है, क्या चीज़ें हैं और उनका सही प्रयोग कैसे करना है, ये समझना। भाषा शिक्षण की योग्यता प्राप्त करना और इस आधार पर शुद्ध और अशुद्ध भाषा के आपके परख करना। तो भाषा शिक्षण की योग्यता प्राप्त करना, भाषा आप आगे पढ़ा सकते हो, इसकी योग्यता आपको वो आप शुद्ध और अशुद्ध का क्या वो परख कर सके हो। ऐसा नहीं है कि आप खुद को आपको कृष्ण को कृष्ण पढ़ रहे हो और लोगों के तरह से पढ़ना नहीं आता है ना। तो भाषा को शुद्ध और उच्चारण शुद्ध वर्तनी का ज्ञान प्रदान करना। वाक्य रचना के नियमों के आपके क्या है ज्ञान प्रदान करना। वाक्य रचना कैसे हो, इनके नियम कैसे हैं, किस प्रकार से वाक्य रचना होती है, ठीक है ना। विराम चिन्हों के सही प्रयोग का आपके ज्ञान प्रदान करना, जैसे हमने कल बात की थी, रुको मत जाओ, ठीक है ना, फर्क होता है। छात्रों के आपके व्याकरण संबंधी नियमों का ज्ञान कराना। व्याकरण चिंतन छात्रों में क्या है, चिंतन शक्ति क्या है, चिंतन शक्ति और साथ में तर्क शक्ति, आलोचनात्मक प्रवृत्ति, सृजनात्मक शक्ति एवं रचनात्मक शक्ति का क्या होता है, विकास करना। तो चिंतन शक्ति है, उसमें तर्क करना है, उसमें आलोचना की प्रवृत्ति है, सृजनात्मक शक्ति है, इन सारी चीज़ों को क्या है इसके अंतर्गत आपके देखने को मिलती है, ठीक है ना। चिंतन की, तर्क की, आलोचना की, सृजनात्मक की, रचना की, ये शक्ति का विकास करना है। छात्रों को शब्द संरचना संबंधी आपकी क्षमता का विकास करना है। कैसे, शब्दों की संरचना कैसी होती है उससे क्षमता जो विकास करना क्षमता। व्याकरण शिक्षण की विद्या देखते हैं अब आओ मैदान में विधियों की तरफ। तो व्याकरण शिक्षण के अपने निम्नलिखित विधियां हम देखते हैं, प्रचलित हैं। एक है आगमन विधि। इस आगमन विधि के अंतर्गत आपके प्रयोग और सहयोग, प्रयोग और सहयोग विधि इसके अंतर्गत आती है, ठीक है ना। और निगमन विधि या सिद्धांत जो प्रणाली है, इसमें आपकी सूत्र प्रणाली और पाठ्य पुस्तक प्रणाली, दो प्रमुख रूप से आपकी प्रणालियाँ देखने को मिलती हैं। एक हो जाएगी आपकी सूत्र प्रणाली जो निगमन के अंतर्गत आएगी, और एक हो जाएगी आपकी पाठ्य पुस्तक प्रणाली, ये निगमन के अंतर्गत आती है। तो आपको सीधे तौर पे आपको ये फैक्ट याद होना चाहिए कि आगमन में प्रयोग और सहयोग, निगमन में सूत्र और पाठ्य पुस्तक। निगमन में क्या है, सूत्र और आपके पाठ्य पुस्तक, साथ में भाषा संसर्ग विधि है या अव्याकृत जो विधि है, और आगमन निगमन जो विधि साथ में दोनों को पढ़ाई जाती है, ये भी है। और ये सर्वोत्तम आपकी बेस्ट विधि होगी आगमन निगमन विधि। पहले हम आगमन विधि समझते हैं, फिर निगमन विधि समझते हैं, फिर आगमन निगमन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, फिर एक पीछे रहेगी भाषा संसर्ग विधि, ठीक है ना। तो आगमन विधि समझते हैं पहले। आगमन विधि आपके पूर्ण रूप से क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है, और जो निगमन विधि है वो आपकी अमनोवैज्ञानिक विधि होगी, ठीक है। तो ये क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है। आगमन मनोवैज्ञानिक विधि देखो, इसके अंतर्गत क्या होता है कि विद्यार्थी के सामने सबसे पहले आप उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कोई चीज़ आप सबसे पहले उसके सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि एक ही ग्रुप समूह की सारी चीज़ें बता दी, फिर आप कह देंगे कि भाई साहब ये कौन सी है अपने, इसमें आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे हुई, उसके बाद में आप फिर वही क्या करेंगे, तो फिर क्या उसके नियम बना देंगे आप। तो पहले आप उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, यानी कि बच्चे को पहले से क्लियर हो जाएगा वो चीज़ की, जो चीज़ वो पढ़ रहा है वो क्या आइटम है। सारे ग्रुप एक जैसे देख लिए उसने, फिर उसका आपने नियम बना दिया। तो सबसे बेस्ट मनोवैज्ञानिक रूप से यही विधि होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप बेहतर देख सकते हो कि पहले उदाहरण फिर नियम, ठीक है। और यह वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयोगी विधि है। वाक्य विश्लेषण के लिए भी शिक्षण हेतु उपयोगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये एग्जाम में आने लायक बात यही है कि वाक्य के विश्लेषण के शिक्षण हेतु आपकी क्या है, उपयुक्त विधि है। तो उसमें भी आपकी क्या, पहले वाक्य, फिर वर्ण, वाक्य से शब्द, शब्द से वर्ण की तरफ बढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से यही चीज़ चलती है। वाक्य विश्लेषण के आपके शिक्षण हेतु क्या है, उपयुक्त विधि है।
कौन सी? आगमन विधि। आगमन विधि के दो रूप, एक प्रयोग, एक सहयोग। देखो, प्रयोग विधि, इस विधि के अनुसार व्याकरण पढ़ाते समय छात्रों के सम्मुख पहले उदाहरण रखते हैं, तो प्रयोग होगा। प्रयोग कैसे? पहले आपने उदाहरण प्रस्तुत किया, अनेक उदाहरणों के समान लक्षण वाले अंशों के आधार पर आपने सिद्धांत या नियम निकलवाए जाते हैं। आपने बहुत सारे एक जैसे आइटम रख दिए, फिर आप कहेंगे यार ये में समानता दिख रही है, बच्चा भी कह रहे हैं यार दिख तो रही है, कुछ लोचा तो है, समझ नहीं आ रहा लेकिन लोचा है। तो फिर आप क्या करेंगे? आप उसके जो समान अंश हैं उनके लक्षणों को सिद्धांत या नियम निकलवाएंगे कि देखो इनमें कॉमन ये चीज़ दिख रही है, बच्चे के हाँ दिख रही है, तो ये चीज़ आप जो ये प्रयोग कर रहे हो यही चीज़ ये नियम है। तो फिर क्या, उन्हीं से उनका प्रयोग और अभ्यास कराया जाता है। तो ये प्रयोग विधि हुई। दूसरा, सहयोग प्रणाली। इसके अनुसार क्या है, व्याकरण की शिक्षा अलग से नहीं दी जाती, अपितु रचना शिक्षण तथा गद्य शिक्षण के साथ ही यथा प्रसंग आपके व्याकरणिक रूपों और नियमों के ज्ञान प्रदान किया दिया जाता है। इसे समवाय विधि कहते हैं। क्या सहयोग प्रणाली में इसमें आपकी क्या है, व्याकरण की शिक्षण है वो अलग से नहीं करवाया जाता। क्या किया जाता है, ये शिक्षण आपके गद्य शिक्षण के साथ साथ ही आपके प्रसंग व्याकरणिक रूपों, अब कोई चीज़ प्रसंग आ गया उसी के अंतर्गत आपने ये चीज़ बता दी, मेरा भारतमान है तो आप कह रहे हो इसमें विशेषण कौन सा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप उसी के अंतर्गत समझा रहे, तो ये सहयोग प्रणाली हो गई। तो नियमों का ज्ञान प्रदान कर रहे हो, इसे समवाय विधि कहते हैं। सहयोग प्रणाली और समवाय विधि भी कहते हैं, एक प्रयोग विधि, ये दोनों किसके? आगमन विधि के हो गए। आगमन विधि में पहले उदाहरण, फिर नियमों की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपके रचना, कहानी, पद्य आदि की शिक्षा देने के साथ साथ प्रसंग और अवसर अनुकूल आपके व्याकरण की शिक्षा देते हैं। यही सहयोग प्रणाली या समवाय विधि है। यह बात याद रखना, कोई रचना, कहानी, पद्य आदि की शिक्षा देने के साथ साथ में प्रसंग और अवसर के अनुसार आप व्याकरण की शिक्षा देते हो, तो ये सहयोग प्रणाली है या फिर समवाय विधि है। समवाय विधि की यह विशेषता है कि व्याकरण पृथक विषय न होकर भाषा शिक्षण के आपके संदर्भ में भी पढ़ा दिया जाता है। तो समवाय विधि यह विश्लेषण विशेषता है कि व्याकरण पृथक विषय न होकर भाषा शिक्षण के संदर्भ में ही पढ़ा दिया जाता है। भाषा के संदर्भ में ही शिक्षा करा देना यही समवाय विधि है। ये व्याकरण के अलग से आप लेके नहीं बैठोगे बच्चों, आज मैं संज्ञा पढ़ रहा हूँ, आज हम विशेषण पढ़ा रहे हैं, ऐसे नहीं चलता है। इसमें सहयोग प्रणाली का यह दोष है कि व्याकरण की विधिवत आपके शिक्षण नहीं हो पाते। हम जो चीज़ें पढ़ते हैं बस पाठ के साथ में पढ़ लेते हैं, अलग से नहीं लेके बैठते हैं, तो इससे क्या है, विधिवत चीज़ें नहीं समझ पाते हैं, सारी चीज़ें वो कवर भी नहीं कर पाता है, क्योंकि लिमिटेड चीज़ें होती है, क्योंकि हम तो पाठ पढ़ा रहे हैं, पाठ के साथ में व्याकरण पढ़ा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, सारी चीज़ें क्लियर भी नहीं हो पाती हैं। सहयोग प्रणाली का ये दोस्तों हम जानते हैं। साथ में देखो ये यथाप्रसंग की आवश्यकता नियम बता दिए जाते हैं। आगमन प्रणाली में वाक्य आपके व्याकरण शिक्षण का पहला आधार है। आगमन प्रणाली में वाक्य व्याकरण शिक्षण का पहला आधार है, फिर उपवाक्य, फिर आपके सहवाक्य शब्दों तक आपके पहुंचना स्वाभाविक पद्धति है। तो इसलिए से हम तो विश्लेषण कहते ही हैं, समझे। तो इस विधि के वाक्यों में ही विविध आपके शब्द भेदों के कार्य उपयोग आसानी से आपके क्या समझे जा सकते हैं। तो वाक्य में ही जो विविध शब्द हैं, उनके भेद हैं, उनके कार्य हैं, उपयोग आसानी से समझे जा सकते हैं वाक्य में ही, ठीक है ना। आगमन विधि वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयोग विधि है। तो वाक्य विश्लेषण विधि हम पहले ही बात कर चुके हैं। आगमन विधि वाक्य विश्लेषण के लिए आपके उपयुक्त विधि है। समवाय विधि के हम सिद्धांत देखें। समवाय विधि है, इस समवाय विधि के सिद्धांत हर्बर्ट का आपके सह संबंध सिद्धांत। हर्बर्ट ने दो प्रकार के सह संबंध दर्शाए। एक क्षैतिज सह संबंध, जो एक विषय का अन्य विषय के साथ सह संबंध, यह है क्षैतिज। एक विषय का क्या है, अन्य विषय से, ठीक है ना, संस्कृत के साथ हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे हुए लंबी, आपके लंबी देखे तो लंबी क्या है, एक ही विषय के विभिन्न अंग है, ऐसे, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई लंबी है। ये है हर्बर्ट का सह संबंध का सिद्धांत। दो प्रकार हुए, एक क्षैतिज एक लंबी है। ओके डन। एक है जिलर का केंद्रीय आपके सिद्धांत। जिलर का केंद्रीकरण का सिद्धांत है। इस संबंध को व्याकरण जो जिलर का केंद्रीकरण सिद्धांत है, संबंध को व्यवस्थित बनाने के लिए हर्बर्ट के शिष्य जिलर ने एक ही विषय को केंद्र में रखकर अन्य विषयों को पढ़ाने की चेष्टा की। यह केंद्रीकरण का सिद्धांत है। यानी कि क्या, एक विषय है, इस विषय को केंद्र में रखकर आपके जो अन्य विषय हैं वो पढ़ाए जा सकते हैं। ये क्या है, आपके जिलर का केंद्रीकरण का सिद्धांत है। इसका जिलर का। ओके डन। फ्रोबेल के जीवन केंद्रित शिक्षा। तो जीवन केंद्रित शिक्षा आपके फ्रोबेल की। डीबी का आपके सामंजस्यीकरण का सिद्धांत। गांधी जी का आपके समवाय सिद्धांत। इसके अंतर्गत आपके प्रमुख रूप से क्या आते हैं, समवाय विधि के सिद्धांत आते हैं। समवाय विधि, ये हम इसके आगमन के दूसरा प्रकार देख रहे हैं। आगमन विधि के सोपान देखो। सबसे पहले आपके पद सोपान में उदाहरण आता है, हमने कह चुके हैं।
पहले आपके प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित अनेक उदाहरण छात्रों के सम्मुख रखे जाते हैं, फिर तुलना या विश्लेषण किया जाता है उसका, यानी कि उन उदाहरणों को प्रस्तुत तुलना करना, विश्लेषण करना और उसमें क्या है व्यक्त समान लक्षणों और विशेषताओं को समझना। तो सारे उदाहरणों को हम समझ लेंगे कि यार कुछ तो इनमें समानता दिख रही है, इसके अंतर्गत आपके नियम बन रहा है। तो फिर आप क्या करेंगे, नियमीकरण करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे या फिर सामान्यीकरण करेंगे। लक्षण और विशेषताओं के आधार पर नियम या निष्कर्ष का या परिभाषा निकालना, यही चीज़ होता है। चौथी चीज़ क्या करेंगे, फिर आप सब कुछ कर चुके हो तो आप परीक्षण करेंगे या फिर प्रयोग और अभ्यास करेंगे। निकाले हुए निष्कर्ष हैं, उन नियमों की पुष्टि में अनेक प्रयोग करना है, उनका अच्छी तरह से आप अभ्यास करेंगे। फिर आप बैठे रहे, जब संज्ञा पढ़ रहे, व्यक्तिवाचक आपने पढ़ ली, फिर आप हर चीज़ में कोशिश करोगे यार उसमें कौन सी है, उसको कौन सी है, तो ये क्या करोगे, आप अभ्यास करोगे उसका। इन अभ्यासों और नियमों का आपके परीक्षण किया जाता है। उपयुक्त सोपानों के अनुसरण से आपकी क्या व्याकरण की शिक्षा द्वारा भाषा का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो पहले उदाहरण, फिर तुलना विश्लेषण, फिर सामान्यीकरण या नियम निष्कर्ष, फिर प्रयोग या अभ्यास करना। आगमन विधि के आपके शिक्षण सूत्र दे गए, तो ये इंपॉर्टेंट बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो पहले आपकी क्या है उदाहरण, तो उदाहरण से क्या बनते हैं, नियम की तरफ बढ़ते हैं। निगमन इसका उल्टा हो जाएगा, विशिष्ट से बढ़ रहे हैं। पहले विशिष्ट चीज़, यानी कि पहले सारे उदाहरण ही देख लिए तो क्या है सस्पेंस ही क्लियर हो गया, तो फिर आपकी चीज़ें क्या हो जाएगी, सामान्य हो जाएगी। फिर स्थूल यानी कि बड़ी चीज़ें आप पहले देख रहे हो, फिर आप सूक्ष्मता की तरफ बढ़ोगे। पहले आपने नॉर्मली चीज़ें देख ली कि ये भाई साहब क्या चीज़ है, ये चीज़ें क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। फिर आप और बारीकी से देखोगे कौन कौन से में क्या चीज़ ऐसे हो सकती है, क्यों हुई, क्या चीज़ें हैं, ये सारे। फिर नियमों की तरफ बढ़ोगे तो आप सूक्ष्म की तरफ बढ़ोगे। पहले अनिश्चित से निश्चित की तरफ, पहले आपको चीज़ें सामने रख दी, आपको तो चीज़ें अनिश्चित है क्योंकि आपको पहले नियम या परिभाषा तो दी नहीं है कि ये चीज़ होती है तो ये क्या होता है भाई, ये बन जा रहे हैं। आपको तो सीधे उदाहरण दे दिया, अब उदाहरण से आपको क्या पता चलेगा ये क्या चीज़ है। तो चीज़ें पढ़ोगे, फिर अनिश्चित से क्या अनिश्चित की तरफ बढ़ोगे। प्रत्यक्ष से प्रमाण की तरफ, प्रत्यक्ष तो आपको चीज़ें दे दी है, आपको एक सारा ग्रुप दे दिया, यानी कि प्रत्यक्ष तो आपको चीज़ें दी, आप अब उसकी तरफ क्या है प्रमाण की तरफ बढ़ोगे। उस चीज़ को प्रमाणित करोगे किसके, नियम के आधार पर। आपको चीज़ें ज्ञात तो करवा दी गई है। देखो एक अनिश्चित है लेकिन ज्ञात है, अनिश्चित है लेकिन ज्ञात है, फिर निश्चित से अज्ञात की तरफ बढ़ते हैं। जो चीज़ें आपको ज्ञात करा दी गई है आप अब अज्ञात की तरफ बढ़ोगे, क्योंकि सारे उदाहरण तो आपके सामने हैं, लेकिन आप चीज़ देखोगे कि ये आइटम क्या चीज़ है, नियम क्या है, तो अज्ञात की तरफ बढ़ोगे। ज्ञात हो गई आपको चीज़, फिर ज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़ेगी। यही चीज़ आपके निगमन में सारी चीज़ें उल्टी होगी। क्या चीज़, उदाहरण से हम नियम की तरफ बढ़ रहे हैं, हम चीज़ क्या कर रहे हैं, हम चीज़ इसमें पहले हमने देखा विशिष्ट से सामान्य की तरफ बढ़ रहे हैं, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ रहे हैं, अनिश्चित निश्चित की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रत्यक्ष से प्रमाण की तरफ बढ़ रहे हैं, ज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आगमन विधि के प्रमुख अब गुण देखेंगे। देखो पहले आपको सारी चीज़ें हमने उदाहरण दी है, फिर आप नियम बना रहे हैं, तो क्या ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है और रुचिकर विधि है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट आएगा यार ये क्या चीज़ है, फिर आप नियम की तरफ बढ़ोगे। ठीक है ना। और छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, सर्वश्रेष्ठ विधि है छोटी कक्षाओं के लिए व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि, ये बात याद रखना। क्यों है सर्वश्रेष्ठ विधि, क्योंकि पहले आप उदाहरण दे रहे हो, बच्चों को सीधे नियम लाद के आप उनको क्या है मानसिक पुतला नहीं बना रहे, मशीनीकरण नहीं कर रहे हो। छात्र सक्रिय रहता है, सारी चीज़ उदाहरण से समझता रहता है, फिर परिभाषा आई, फिर क्या बच्चा क्या है टोटली एक्टिव रहता है। बाल केंद्रित विधि है, छात्र और अध्यापक में अंत्यक्रिया होती रहती है, क्योंकि छात्र को पहले उदाहरण देता है, पूछता है कि आखिर चीज़ आपको क्या लग रही है, छात्र जवाब देता है, तो ये सारी चीज़ दोनों में एक्टिविटी होती रहती है। और मौलिक चिंतन और मानसिक विकास होता है, मौलिक चिंतन की तरफ बढ़ता है, क्योंकि मौलिक ही आप बच्चा सोचता है ये नीचे क्या नियम बन सकता है। अधिगम में आपके स्थायित्व होता है, अधिगम में क्या स्थायित्व आता है, क्योंकि बच्चा उसकी तरफ सोचता है, तो सोचता विचार करता है, तो क्या अधिगम क्या स्थायी होता है। नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए छात्र प्रेरित होता है, ठीक है ना। लेकिन इस विधि के कुछ दोष भी हैं, क्यों कि उच्च कक्षाओं के लिए आपकी क्या है अनुपयोगी है, पाठ्यक्रम इस पर समय पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ती है, इसलिए निम्न स्तर के लिए कक्षाओं के लिए इसे यूज़ करते हैं। समय और श्रम ज़्यादा व्यस्त होता है। सैद्धांतिक देखो जितनी ज़्यादा मनोवैज्ञानिक होगी उतनी ज़्यादा ये चीज़ें तो देखने को मिलेगी। एक तो कि उसमें उच्च कक्षा में नहीं पढ़ा पाओगे, व्याकरण पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण नहीं होगा, समय और श्रम ज़्यादा लगेगा। सैद्धांतिक या तथ्यात्मक ज्ञान की क्या है अनुपयोगी है, जो सैद्धांतिक या तथ्यात्मक ज्ञान है आपका उसके ज्ञान के लिए अनुपयोग रह जाएगी। क्रमबद्धता का अभाव हो जाएगा, क्योंकि आप क्रमबद्धता के हिसाब से उन चीज़ों को आपके क्या रुचिकर नहीं बना सकते। छात्र को गलत निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं, बच्चे को गलत भी निकाल सकते हैं कि उदाहरण पहले प्रस्तुत कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो गाय को भैंस भी कह सकते हैं, समझना। तो ये आगमन विधि हो गई, वही निगमन विधि इसके उल्टी होगी, लेकिन उसके लिए एक अलग से हम अगली क्लास में देखेंगे। यहाँ पर सारी चीज़ें हम एक साथ इकट्ठा नहीं करेंगे, छोटी क्लास रखते हैं, स्मूथ क्लास रखते हैं। इस कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।